नमस्कार दोस्तों, सरकारी तैयारी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेखपाल से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसको देखेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 10th। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 9 तक की लास्ट वीडियो में, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो है, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप सभी लोग देख सकते हैं जाके, अगर ना देखें हो तो, और अगर देखें हैं तो अच्छी बात है। इस प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग देखें, ज़रूर देखें। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संघटक के मामले में केंद्र और राज्यों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है। मतलब इन दोनों के बीच में कितने अनुपात का निधि बांटा जाता है। तो केंद्र जो है 75% का वहन करती है और राज्य सरकार जो है 25% का वहन करती है। तो 75:25 हो जाएगा। मनरेगा को पढ़ने से पहले आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि मनरेगा को स्टार्ट कब किया गया था और साथ ही साथ मनरेगा का पुराना नाम क्या था। और एक तथ्य और इसको शामिल करना चाहिए इसके साथ कि आप सभी लोगों को मैंने प्रीवियस टेस्ट में बता रखा है कि मनरेगा को स्टार्ट करने से पहले उसके पूर्व में दो जो है स्कीम चल रही थी, उन दोनों को मर्ज करके मनरेगा बनाई गई। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, इसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में तो मैंने पहले बता रखा है अपनी टेस्ट सीरीज़ को जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें। इस क्वेश्चन में हम आपको यह बताएंगे कि मनरेगा का पहले नाम क्या था। तो मनरेगा का पूर्व में नाम था नरेगा, इसे नरेगा योजना के नाम से जाना जाता था। यह स्टार्ट हुई थी 25 अगस्त 2005 ईस्वी को। और साथ ही साथ इसका नाम में जो परिवर्तन किया गया, तो नाम में आगे माँ लगा दिया गया, तो यह हो गया मनरेगा। ठीक है, आगे माँ लगा दिया गया। और माँ मीन्स क्या होता है, तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है इनके नाम में परिवर्तन करके इसमें माँ लगा दिया गया। तो 2 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है? गांधी जयंती। तो हो गया आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म हो गया मनरेगा का। ठीक दोस्तों, आप सभी को इस तथ्य के बारे में अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हो ना हो पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन करता नहीं, कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गिरदावरी, पंचनामा, खतौनी या जमाबंदी। तो भू कृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी। क्या रिकॉर्ड है? गिरदावरी। अच्छा, गिरदावरी होता क्या है? तो गिरदावरी जो है साल में 2 बार फसलों का सर्वेक्षण ही गिरदावरी कहलाता है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पंचनामा क्या है? तो पंचनामा वह कागज़ है जिस पर पंचों ने अपना निर्णय या फैसला लिखा है। ठीक है, जमाबंदी क्या है? जमाबंदी, तो जमाबंदी पटवारी का वह खाता है जिसमें असामियों के लगान की रकमें लिखी रहती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ लिए, तो चलते चलते यह भी पढ़ते चलें कि खतौनी क्या है। तो खतौनी वह रजिस्टर होता है जिसमें किसान के पास कुल कितनी ज़मीन है या भूमि है उसका रिकॉर्ड रहता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कौन सा न्यायालय है जो कार्य करता है? तो इटावा जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? आप सभी लोग, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी से क्या होता है? यह एक प्रकार का दस्तावेज या इसे रिकॉर्ड भी कहा जाता है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी एक प्रकार का दस्तावेज या रिकॉर्ड होता है। जमाबंदी जो है उर्दू का शब्द है। ठीक है, उर्दू भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो वेबसाइट का नाम है कोसवानी। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, कौन सी वेबसाइट है? कोसवानी। वेबसाइट का नाम है कोसवानी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है 1945 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य भारत में
1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा जो है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ जो है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कानों के लिए जो है 60 डेसिबल से कानों के लिए जो है 60 डेसिबल तक की आवाज़ सामान्य होती है। आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि डेसिबल जो डीबी जिसे डिनोट करते हैं यह किसकी यूनिट है, यह किसकी इकाई है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में अवश्य दीजिएगा यदि आपको पता हो तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड जो है विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद कौन से हो जाएंगे देश? इंडोनेशिया, फिर चीन, फिर अपना प्यारा देश भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। नेक्स्ट है जो कि जिसको हम आप सभी को रिलेट करवाएंगे कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जा से क्या है? जल, और जा से क्या है? जाइलम। इसलिए पौधे में जल का परिवहन जा से जल, जा से जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो देखिए, मोल्डबोर्ड हल और डिस्क हैरो। यहाँ पे ये जो हैरो है यह जो है मशीन है, इसलिए यह प्राथमिक उपकरण नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क हल और डिस्क हैरो, यह भी मशीन है तो इसको भी हल भी मशीन है, इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे। परंतु मोल्डबोर्ड हल और मृदा खुदाल इसको माना जा सकता है प्राथमिक उपकरण। लेकिन हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि डिस्क हैरो और कल्टीवेटर। देखिए, कल्टीवेटर भी मशीन है और डिस्क हैरो भी मशीन है, इसलिए इसको भी नहीं मानेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को जो है फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फसल रोपण अनुक्रम। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको हम लोग अभी रहने देंगे करने को, इसमें कुछ डाउट है, इसको मैं सॉल्व करके तब आपको बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा को जो है ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहा जाता है, एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है और ड्रिफ्ट मृदा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये तीनों हैं तो उपयुक्त सभी कहे जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप इसमें कौन सा नहीं है? आलू जो कि ज़मीन के अंदर उगाया जाता है तो यह तो माना जाएगा। चुकंदर भी ज़मीन के अंदर उगता है, यह भी माना जाएगा। शकरकंद भी ज़मीन के अंदर उगता है, यह भी माना जाएगा। परंतु गन्ना जो है रूट क्रॉप नहीं है, गन्ना ज़मीन के ऊपर उगता है, इसलिए इसको जो है रूट क्रॉप के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। इनकी प्रतिशत है इस समय 0.10% जो है भारत में जनसंख्या है इस समय वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में तो और भी कम हो गई होगी, हो सकता है, वो तो 2021 की जनगणना हुई नहीं। आगे आंकड़े जो आएंगे सरकारी उसके माध्यम से हम लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी, कौन से? चकबंदी एक विभाग है अलग से, तो चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। तो चकबंदी विभाग भी है और चकबंदी लेखपाल भी होता है। आप सभी लोग जिस लेखपाल पद की तैयारी कर रहे हैं वह लेखपाल है राजस्व विभाग का, परंतु चकबंदी लेखपाल का भी अलग से, चकबंदी विभाग का भी एक अलग से लेखपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? तो 49% जो है चकबंदी व्यवस्था के अधीन है कृषि भूभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है कि भूमि सुधार किस विषय की सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21
भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया? तो भूमि अभिलेखों का नवीकरण जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया। भूमि अभिलेखों का नवीकरण, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है, किस क्षेत्र का है? तो सबसे सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल जो है पूर्वी क्षेत्र का है, चारों आर्थिक क्षेत्रों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और यह यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, तो यूपी की परीक्षाओं में आने की संभावनाएं रहती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन कौन से हैं, कौन सा है, कौन कौन से नहीं, कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है हमारा, जो कि पॉलिटी से ही इसको माना जाएगा कि राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य में राज्य योजना का आयोग का अध्यक्ष जो होगा मुख्यमंत्री होगा, परंतु यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि केंद्रीय योजना आयोग या योजना आयोग सिर्फ लिख दिया जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे केंद्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में जो है राजमुंदरी स्थित है, ठीक। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर में एक और टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी जाएगी। पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP की शुरुआत कब की गई? तो 1977 से 78 में किया गया DDP की शुरुआत, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिए। जो मैं पहले पूरा बता दूं, फिर आप सभी को जो इम्पोर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए उनको बताता हूं। देखिए, चरकुला नृत्य क्षेत्र कहाँ होता है? ब्रज क्षेत्र में। कठघोड़वा नृत्य जो होता है पूर्वांचल में। ख्याल नृत्य होता है बुंदेलखंड में। रास नृत्य होता है ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य होता है ब्रज क्षेत्र में। धोबिया नृत्य होता है पूर्वांचल में, ठीक। धोबिया नृत्य कहाँ पे होता है? पूर्वांचल में। नेक्स्ट है नटवरी नृत्य कहाँ पे होता है? तो पूर्वांचल में अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। धुरिया नृत्य हमने बताया बुंदेलखंड में होता है। कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में होता है। कर्मा एवं शिला नृत्य जो है मिर्जा और सोनभद्र में होता है। धीवर नृत्य जो है कहार वर्ग के द्वारा किया जाता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में। छोलिया नृत्य जो है राजपूतों द्वारा किया जाता है विवाह के उत्सव पर, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि लास्ट है, जोगनी नृत्य कहाँ होता है? तो अवध के क्षेत्र में होता है और यह रामनवमी के त्यौहार के उपलक्ष्य में किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, इतने तो पढ़ने नहीं हैं, तो इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए मैं अंडरलाइन करे दे रहा हूँ। देखिए, चरकुला नृत्य जो है ब्रज क्षेत्र में होता है, यह इंपॉर्टेंट है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में होता है, यह इंपॉर्टेंट है। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, यह इंपॉर्टेंट है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में होता है, यह इंपॉर्टेंट है। और जो धोबिया नृत्य धोबी समुदाय से संबंधित है। देखिए, नेक्स्ट है धुरिया नृत्य, यह भी इंपॉर्टेंट है कि यह बुंदेलखंड में होता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। और नेक्स्ट है हमारा जोगनी नृत्य, जिसे हमने बताया कि रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर किया जाता है अवध क्षेत्र में, तो यह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है कुछ यूपी जनगणना 2021 के बारे में, 2011 के बारे में पढ़ा था। 21 बोल रहे हैं, 21 की तो हुई नहीं अभी। शिशु लिंगानुपात, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य था। तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है प्रति 1000, 902 प्रति 1000, ठीक। अब नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं, बलरामपुर, संत कबीर नगर व बहराइच। यदि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले पूछा जाए तो पहला हो जाएगा बागपत, गौतम बुद्ध नगर दूसरा, और तीसरा हो जाएगा गाजियाबाद। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतने तक ही रखते हैं क्योंकि अभी हमें और एक वीडियो बनानी है। आप सभी का हम अब समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आप सभी को जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करा के आप सभी के सामने उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।